हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकल्स में हेट्रोसाइकल्स की। और हेट्रोसाइकल्स में ही है एजाइरिडाइंस, गैब्रियल मेथड और वेंकर सिंथेसिस। तो इन्हीं को देखने वाले हैं। हेट्रोसाइकल्स क्या होता है आप लोग को हो सकता है वैसे पता हो, बाकी बता देते हैं हेट्रोसाइकल्स क्या होता है। हेट्रोसाइकल्स जब कोई साइक्लिक ग्रुप में दो या दो से अधिक कोई अलग से एटम्स आके जुड़ जाएं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन तो जुड़ा ही है, हाइड्रोजन के अलावा कोई नाइट्रोजन आ जाए, या यहाँ पे सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या और कोई कुछ भी अलग से आके जुड़ जाए, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। ये हो गया। हेट्रोसाइकल्स में हम आज पढ़ने वाले हैं एजाइरिडाइंस को, ऑक्सीडेंस को और थायरेंस को। तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जब दो कार्बन हो और एक नाइट्रोजन हो तो ये बन जाता है एजाइरिडाइंस। आगे है जब ये कार्बन कार्बन से जुड़ा हो और यहाँ पर ऑक्सीजन आके जुड़ जाए तो ये है ऑक्सीडेंस। ये है ऑक्सीडेन, सॉरी ऑक्सीडेन। और यहाँ पर जब कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ हो और सल्फर आके जुड़ जाए तो ये बन जाता है थायरेन। तो इसी के रिएक्शंस, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके रिएक्शन मैकेनिज्म की, इन तीनों को ही हमको आज इस लेक्चर में इन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले एजाइरिडाइन है, तो एजाइरिडाइन के की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इसके रिएक्शंस को समझते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये तो आपको पता ही चल गया कि हेट्रोसाइकल्स जब नाइट्रोजन ऐड कर लें तो बन जाता है एजाइरिडाइंस। एजाइरिडाइंस इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? एजाइरिडाइन को यूज करते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो इसको यूज करते हैं एंटी कैंसर, एंटी एंटी कैंसर के रूप में यूज करते हैं। और सॉरी थोड़ा सा आगे हो गया है। इसको एजाइरिडाइन को ही हम एजोसाइक्लोप्रोपेन, एजोसाइक्लोप्रोपेन एजाइरिडाइन भी कहते हैं, इसको एजोसाइक्लोप्रोपेन भी कह सकते हैं, और एथिलीन एमीन भी कह सकते हैं। सॉरी गड़बड़ गड़बड़, एथिलीन, एथिलीन एमीन भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम एंटी कैंसर के रूप में यूज करते हैं, एंटीबायोटिक की तरह भी यूज करते हैं, एंटीबायोटिक की तरह यूज करते हैं, और एंटी ट्यूमर की तरह भी यूज करते हैं, एंटी ट्यूमर, एंटी ट्यूमर की तरह यूज करते हैं। और इसको इंडस्ट्रीज जो हैं इसको प्लास्टिक कोटिंग में इसका यूज किया जाता है, और टेक्सटाइल, और इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी यूज करती हैं। प्लास्टिक कोटिंग में यूज होता है, एंटी ट्यूमर में यूज होता है, एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेचुरली जो इसका नेचर है एजाइरिडाइंस का, ये टॉक्सिक होता है। ये ये नेचर में टॉक्सिक होता है। और आगे है ये वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल भी है ये, और टॉक्सिक तो है ही, और ये थोड़ा सा बेसिक बेसिक भी होता है। इसका नेचर जो है थोड़ा छाड़ जैसा भी होता है।
बेसिक भी होता है। और इसका एक गुण क्या है, ये रिंग स्ट्रेन से रिलेटेड रिएक्शंस भी शो करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि इसकी प्रॉपर्टी में ये यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। और अब इसकी अगर सिंथेसिस की बात करें तो ये दो तरह के रिएक्शन शो करता है। रिएक्शंस को देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ये दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं, रिंग स्ट्रेन और चेन लेंथ से रिलेटेड रिएक्शन शो करते हैं। तो रिंग स्ट्रेन का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारी 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं, उनका रिंग स्ट्रेन होता है, तो वो 6 मेंबर्ड 7 मेंबर्ड और 8th मेंबर तक में चेंज हो जाती है। पिछले लेक्चर्स कुछ ऐसे 4-5 वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें ये रिंग स्ट्रेन का ही बात हुआ है, उन्हीं के मैकेनिज्म्स की ही बात हुई है। ये लेकिन एजाइरी डाइंस में जो है ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, शो तो करता है लेकिन नॉर्मली नहीं शो करता है ये। इसमें चैन लेंथ है, चैन लेंथ ये बढ़िया से बना लेता है, चैन लेंथ पर ही इसके जो गैब्रियल मेथड और विंकर सिंथेसिस हैं ये दोनों चैन लेंथ पर ही हैं। इनकी लेंथ तो बढ़ जाती है, चैन बनाना हो तो चैन बढ़ा लेंगे बगल से, जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन कार्बन ये एजाइरिडाइन है, यहाँ से इनको जोड़ के बनाना हो या नाइट्रोजन से जोड़ के ये चैन बनाना हो तो ये ऐसे बना लेंगे चैन। लेकिन अगर इसके रिंग स्ट्रेन की बात करें कि ये 3 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड बन जाएगी, तो इसके लिए इन ये बड़ा मुश्किल से बनाते हैं, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए और उस हिसाब से इनको रिएजेंट्स भी चाहिए। तो रिंग स्ट्रेन से रिलेटेड यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब इस सिलेबस में नहीं है, बाकी प्रॉपर्टीज दे तो रहा है, वो मिलेगा तो है ही। बाकी चैन लेंथ पर ही है, पहला है गैब्रियल मेथड। तो चैन लेंथ में गैब्रियल मेथड की बात कर लेते हैं। तो ये गैब्रियल मेथड में बीटा ब्रोमोमेथिल एमीन को गर्म किया जाता है KOH के प्रेजेंस में, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में या एथेनॉल के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। क्या है, ब्रोमो पहले बना लेते हैं, बीटा ब्रोमो एथिल एमीन। तो ये कुछ इस तरह की इसकी रिंग रहेगी। ये बन गया है, इसका नाम है बीटा ब्रोमो एथिलीन, सॉरी एथिल एमीन। तो थोड़ा सा यहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए बस थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिए, क्या किया जा सकता है, आस पड़ोस के लोग शोर मचाते रहते हैं। तो ये है बीटा ब्रोमो एथिल एमीन। इसको इथेनॉल ले लें या KOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्म करता है एजाइरिडाइन को। ये जो है फॉर्म हो जाएगा, 2 कार्बन कार्बन लगा हुआ है, बन गया ये NH2 जो है ये रिंग इस तरफ से आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रोमीन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पर NH2, ये कुछ इस तरह से है। तो एक हाइड्रोजन ये यहाँ से चला जाएगा, ये ब्रोमीन के साथ, सॉरी ये K+OH ये यहाँ से निकलेगा, ये भाई साहब जो यहाँ से निकले हुए हैं हाइड्रोजन ये यहाँ से H2O बना लेंगे और ये KBr जो है पोटेशियम ब्रोमाइड फॉर्म कर लेगा। ये रिएक्शन ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा एजाइरिडाइन का। ये यहाँ पर निकलेगा क्या क्या, KBr निकलेगा और H2O निकलेगा। यही है गैब्रियल मेथड। और इसको डायरेक्टली बोलना हो, इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं
ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट। इस रिएक्शन को अगर शो करना हो, कहीं ये दिखाना हो कि इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई रिएक्शन दीजिए, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन निकल रहा है। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट से भी रिलेटेड है। और एजाइरिडाइन तो फॉर्म हो ही गया है, और गैब्रियल मेथड यही था। तो आगे चलते हैं, आगे बात करना है वेंकर सिंथेसिस की। तो ये है वेंकर सिंथेसिस। वेंकर सिंथेसिस में क्या होगा, जैसे वो पिछला वाला था उसमें बीटा ब्रोमो एथिल एमीन लिए हुए थे, यहाँ पर लिए हुए हैं बीटा एमिनो एल्कोहल, और इसका रिएक्शन होता है H2SO4 के प्रेजेंस में, और ये भी एजाइरिडाइन फॉर्म करेगा। और ये लगभग 2 स्टेप में जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो ये बढ़िया से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा ये आके इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये भाई साहब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, और यहाँ पर ये आ जाएंगे। कैसे, यहाँ से ये कुछ इस तरह से HCSO4 ये तो रहेगा, H+ ये यहाँ से निकलेगा, और ये माइनस में जाके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करा देते हैं इनको। ये लगा रहेगा, और HSO4 ये है अगला, अगले कार्बन पर ये NH ये लगा हुआ है, और ये यहाँ से ये एल्किल ग्रुप जो दूसरा वाला है ये भी लगा रहेगा। तो यहाँ से कुछ गुम हुआ है, क्या गुम हुआ है, हाइड्रोजन तो निकला ही हुआ है यहाँ से, और ये जो है ये यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है, ये इतना ये गया। तो देखते हैं अगले स्टेप में क्या होता है। यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर भी एक बेस लिया हुआ है आगे का रिएक्शन देने के लिए, कोई भी बेस में जो भी हो बेस रख सकते हैं, कोई बेस हो सकता है, और ये फॉर्म करता है यहाँ कुछ इस तरह का रिंग। यहाँ पे लगा हुआ है तो हाइड्रोजन रहेगा ही, इनके पास भी हाइड्रोजन रहेगा, सॉरी यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहेगा, और ये एल्किल ग्रुप लगा रहेगा, और आगे ये निकलता है Na2SO4 प्लस H2O। यहाँ पे निकलता है Na2SO4 प्लस H2O। तो एक कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोग को कि यहाँ पर Na2SO4 कैसे आ गया, सीधा सीधा Na2SO4 तो था ही नहीं। Na2SO4 ये भाई साहब आए हुए यहाँ एक बेस लिए हुए थे हम, तो ये रिएक्शन से शो करा, हमने कहा था कुछ भी ले सकते हैं, तो कुछ भी लेने की जगह इसने NaOH को यहाँ पे बेस में रखा हुआ है, NaOH को, ये Na यहीं से आया हुआ है। ये इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर पोजीशन है, तो 2NaOH ले लेते हैं, और उसके बाद ये रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये यहाँ तक समझने में। आगे चलते हैं, ये SO4 तो था ही, SO4 लग गया है, Na2 आ गया है, और H2O ये OH इसका लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ है, तो उससे वो हाइड्रोजन फॉर्म हो गया है, सॉरी वाटर फॉर्म हो गया है H2O। बैलेंस कर लीजिएगा, हो गया रिएक्शन।
मेन प्रोडक्ट हमारा ये मेन प्रोडक्ट बन गया है। इसको आगे भी अगर हमको थोड़ा सा जो भी बैलेंस करना है वो बैलेंस यहाँ पर भी कुछ संख्या बढ़ानी पड़ेंगी तो हो जाएगा वो। इसमें अगला रिएक्शन है, ठीक से चेक क्यों नहीं रहा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई था तो चलिए ठीक है। यहाँ पे अगला रिएक्शन है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन की। यहाँ पे जो है एक ओलेफिन ओलेफिन पे जो है एजाइड का एडिशन कराना है। तो ये एजाइड है और ये है ओलेफिन, और इसी का एडिशन कराना है। इसको बना लेना है, रिंग बना लेना है बस। ये रूम टेम्परेचर पे होगा ये रिएक्शन। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ये लगा रहेगा, नाइट्रोजन यहाँ से ले लेंगे ये आगे। अब C6H5 था, C6H5 आ गया ये पूरा। N2 रिलीज हो जाएगा, जो बचा है ये एक CH3 बचा हुआ है, CH3 रहेगा। और आगे है COOCH, ये तो ये जो प्रोडक्ट है ये बनेगा 1 मेथिल वन मेथिल सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर ये CH3 हो गया था, CH3 नहीं रहता, ये मेन प्रोडक्ट बना हुआ है। ये C6H5 जाके यहाँ पे ऐड हो गया, एक नाइट्रोजन यहाँ से निकला तो नाइट्रोजन यहाँ पे एजाइरिडाइन फॉर्म किया इस रिंग के साथ पहले। फिर C6H5 का एडिशन हुआ यहाँ पे, और ये CH3 था ये भी लगा, और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये जाके जुड़ गया। यहाँ से निकला C और CH2 ये गायब हो गया, तो ये जाके आगे यहाँ से N2 रिलीज हो जाएगा प्रोडक्ट में, और आगे यहाँ पर एसिटिलीन रिलीज हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट यही बनाना था हमको, तो मेन प्रोडक्ट मिल गया है। आगे जो बचा वो लिखने का मन करे तो आप लिखिए, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इसको इसका एक नाम और भी है, N3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन बोले, या नाइट्रीन इंसर इंसर्शन मेथड, नाइट्रीन इंसर्शन मेथड ये है। नाइट्रीन इंसर्शन मेथड। तो ये अगर नाइट्रीन इंसर्शन मेथड डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले या डायरेक्ट लिखना हो तो नाइट्रीन इंसर्शन मेथड में भी ये लिखेंगे, और अगर एजाइरिन डाइइन को आप लिख रहे हैं तो उसमें अगर ये थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा था बीच में, ये नाइट्रीन इंसर्शन मेथड है, अभी ठीक से दिख रहा होगा। तो अगर नाइट्रीन इंसर्शन मेथड पूछ ले डायरेक्टली तो आप ये भी लिख सकते हैं। 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन दिखाना है तब के लिए भी, और एजाइरिडाइन के सिंथेसिस में ये रिएक्शन तो है ही है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा। हाँ, बीच में ये वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था, तो आगे ये थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। इस पर और भी अभी कुछ इसके रिएक्शन बचे हुए हैं, तो 4-5 रिएक्शन होंगे वो अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।